वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एक मजबूत मदाफ़ती निज़ाम की कि हमें कुदरती तौर पर मुख्तलिफ बीमारियाँ और इन्फेक्शन से बचाने में मदद फराहम कैसे कर सकता है। और वैसे भी अगर हम बात करें, जब कोरोना की अगर बात करें, जब से कोविड हमारी ज़िंदगियों में आया है, तब से हम देखते हैं कि जो हमारा अगर हम करें कि इम्यूनिटी की बात करें तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हर कोई हम यही कहता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, इसके दो ही तरीके हैं। आप कोविड में मुब्तला नहीं हुए, आप उन खुशकिस्मतों में शामिल हैं, तो फिर भी आपको ये करना है। और जिस वक्त कोई शख्स कोविड का शिकार हो जाता है, उसको कोरोना हो जाता है, तब भी यही होता है कि उसको कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी खुराक को अच्छा करें। तो फिर हम पहले क्यों ना कर लें? हमें ये काम पहले करना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी पहले ही बहुत बेहतर हो, कि जिस वक्त अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस का कोई शख्स शिकार हो भी जाता है तो उस वक्त उसका जिस्म कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो। बिल्कुल ऐसी। और अगर जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त होगी तो ही हम उस बीमारी या उस इन्फेक्शन से आसानी से हम लोग निकल सकते हैं। वो आप पर हमलावर नहीं होगी, क्योंकि वो जो आपके अंदर, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो जो है उसको सब चीज़ों को ख़त्म करके जो है वो आपको उस बीमारी से निकाल लेगी। ग़िज़ाएं कौन सी होनी चाहिए? अहम सवाल तो ये है कि जी के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए ग़िज़ाओं का अव्वल तो किरदार कितना है, कौन सी ग़िज़ाएं होनी चाहिए। फिर मौसमों का अंदर बहुत ज़्यादा किरदार होता है। हमने सर्दियों में पूछ लिया था कि अच्छा, सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, गर्मियों में क्या करना चाहिए, बरसात का मौसम है फिर क्या करना चाहिए। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब गोंदल, उन्हें कोशिश करेंगे। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, बहुत सवाल होते होंगे जब से ख़ास तौर पे कोरोना आया तो लोगों को पता लगा कि इम्यूनिटी बेहतर करनी है, किस तरह से क़ुव्वत मदाफ़ियत है उसको बेहतर बनाना है। तो कितने सवाल आपको आते हैं और फिर डाइट के ज़रिए कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि लोगों को 90% लोगों को वर्ड इम्यूनिटी का ही कोविड के बाद पता चला है कि इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी के साथ करना क्या है, क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और क्वेश्चंस इस पे ऐसे ही होते हैं कि बिल्कुल चले जा रहे हैं, लेकिन लोग उसको अंडरस्टैंड अभी भी नहीं कर पा रहे कि इम्यूनिटी हमने अपनी बिल्डअप अगर कर ली है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, और अगर बिल्ड नहीं की तो उसको बिल्ड किस तरह से करना है। अब अगर हम देखें, हम ये समझते हैं अगर मैं घर से बाहर नहीं जा रहा तो मुझे कोविड नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप कोविड खुद आपके घर आ जाएगा, डरा के कहेगा अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर, और मैंने अब होना है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को खुद उसके प्रोन किया कि मुझे तुम आओ और हो जाओ, क्योंकि हमने इम्यूनिटी बूस्ट ही नहीं की। अब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहले हम पिछले साल से सुन रहे हैं विटामिन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी के सोर्सेज क्या होने चाहिए, किस तरह लेना चाहिए। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स तो हम सब पिछले साल से ही खा रहे हैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ, लेकिन विटामिन सी हम अपनी डाइट से नहीं ले रहे। विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है वो गुआवा में, अमरूद में होता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। और मुझे अमरूद पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना। ऑरेंजेस, हम वो सब चीज़ें, लेमन वगैरह ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेते। सबसे पहले तो विटामिन सी कंज्यूम करने के लिए डेली लेमन का इंटेक करें, अगर लेमन सूट करता है तो। अगर लेमन सूट नहीं करता तो बाकी ऑप्शंस को ऑप्ट किया जा सकता है, जिसमें आप गुआवा, मैंने ऑप्शन दी पहले, आप वो ले लें। अगर लेमन सूट खाली नहीं करता, आप उसमें को चिया सीड्स के साथ ले लें। रात के चिया सीड्स भिगो के फ्रिज में रख दिए, सुबह उसमें 2 लेमन स्क्वीज़ कर लें, नहीं तो 1 लेमन स्क्वीज़ कर लें। जितना सूट करता है आपकी बॉडी को उतना लें, बॉडी को तंग नहीं करें, ताकि एटलीस्ट बॉडी जो है वो उस चीज़ की इम्यूनिटी बिल्ड करे कि वो फाइट कर सके, और फाइट और फ्लाइट की पोजीशन में हो कि कुछ आ रहा है तो मैंने इसको प्रोटेक्ट किस तरह करना है। उसके बाद विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए जबकि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी को वो भी स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। मोरिंगा हम सब ने सुना होगा, मोरिंगा बहुत ज़्यादा इन हुआ है आजकल। वो किस लिए? क्योंकि उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा है, रिच सोर्स है वो विटामिन ए का, और लोगों को मतलब वो दिया इसलिए जा रहा है ताकि वो इम्यूनिटी को ही बूस्ट कर सकें हम। विटामिन ए मोरिंगा से मुझे ये बात याद आई कि अगर वेट लॉस के लिए आप किसी को कहें ना आप मोरिंगा खा लें तो वो बहुत जल्दी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अगर आप कहेंगे इम्यूनिटी तो वो कहेगा अच्छा यार इम्यूनिटी बहुत है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। लेकिन हमें अपनी बॉडी में ऐड करना है उस चीज़ को, ताकि वेट लॉस अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट साथ इम्यूनिटी भी बिल्ड होती चली जाए। जिंक के अगर हम सोर्सेज देखें,
आयरन देखें, हमें इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में लेके चलना है साथ साथ। जिसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितने भी सीजनल आ रहे हैं उन सबको लेना है। ये नहीं कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सब लें। हर चीज़ का एक मुतवाज़न इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम ठीक रहेंगे। अब बीफ और मटन की अगर हम बात करें, मटन और बीफ सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेज हैं आयरन और जिंक के। चिकन और फिश में भी होता है, लेकिन जो मटन और बीफ में, स्पेशली बीफ में उसकी जो क्वांटिटी पाई जाती है वो और किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पेल हो रही है दिन ब दिन, आप वीक हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप लेथार्जिक रहते हैं, थकावट रहती है आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा काम किया थक गए, शोल्डर में पेन, बैक में पेन, सर में दर्द, तो विटामिन डी का प्लीज़ टेस्ट कराएं। अच्छा, ठीक है। विटामिन डी का टेस्ट कराएं। अगर आप टेस्ट नहीं करा सकते, एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा, तो आप 3-4 महीने बाद जो है एक विटामिन डी का इंजेक्शन खुद ही से पी लें या उसकी सप्लीमेंट्स लें। क्योंकि विटामिन डी जो है वो धूप में बैठने से, सब कहते हैं मिलता है, सुबह बैठो शाम बैठो, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एशियन स्किन जो है, जो हमारा स्किन टोन है, इसको हम नहीं ले सकते सनलाइट से विटामिन डी, एब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में। हमने इसको सप्लीमेंटेशन से ही अपनी बॉडी में पूरा करना है। लेकिन ये हमें लगता है कि मैं सारा दिन धूप में काम करता हूँ, मेरी बॉडी में तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। विटामिन डी नहीं है तो विटामिन सी और कैल्शियम जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप जितने मर्जी दूध, लस्सी, दही पीते रहें, जब तक विटामिन डी बॉडी में नहीं है उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। ज़ैनब, ये सब कुछ हमें रातों रात चाहिए ना, कि आपने जो बातें बताई हैं, मैंने आज ही मटन ले आया, बीफ ले आया, सारे फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए और मैं समझ रहा हूँ कि कल ही जो है मेरी इम्यूनिटी जो है वो कमाल की हो गई है, बहुत मैंने बूस्ट कर लिया है। फिर इसके अंदर जो हमें रातों रात चीज़ें चाहिए, ये कितना लंबा प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए तमाम ज़िंदगी में? देखिए, जो चीज़ आप रातों रात अचीव करते हैं वो जाती भी रातों रात ही है। इसलिए अगर आप टाइम दे के अचीव करेंगे तो टाइम लेके ही वो चीज़ आपकी बॉडी से जाएगी। उस चीज़ को टाइम लगेगा बॉडी से जाने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि कोरोना में बाहर से कुछ भी जो कुक नहीं है, स्पेशली जैसे जूसेस हो गए, शेक्स हो गए, मिंट मार्गरीटास हैं, फ्रूट चाट्स हैं, दही बड़े हैं, इनकी कंजम्पशन बंद करते हैं। क्योंकि उनमें विटामिन सी कह रही हूँ, कोरोना के चांसेस ज़्यादा हैं आपकी बॉडी में आने के। जो कुक्ड फूड है उसमें चले हम ये कह लेते हैं कि फूड के साथ जर्म्स ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बॉक्स के साथ और वो फिर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी इतनी कैपेबल होगी कि वो उसको फाइट कर सके तो आपको कोविड इंशाल्लाह उससे भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ लोगों से कि एप्पल डाइट्स, बनाना डाइट्स, जितनी भी डाइट्स आजकल आप कर रहे हैं उनको छोड़ दें। ये सब हम 2-4 साल बाद कर लेंगे। फिलहाल अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करें। जिंदगी होगी तो ये सब कुछ चलता रहेगा साथ। अच्छा ज़ैनब, जिन डाइट्स की आपने बात की है, ज़रा ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दें कि वो कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं। नुकसानदेह देखिए, हमारे लिए फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उन तीनों की मुतवाज़न जो अमाउंट है वो होनी चाहिए। जिस चीज़ को हम जहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, जहाँ पे छोड़ेंगे, हमारी बॉडी वहीं पे ख़राब होने लग जाएगी। दूसरी एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा है, मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का, मैं नाश्ता करना छोड़ देती हूँ, मैं नाश्ता नहीं करती। जो डाइट या जो मील मेरा दिल कर रहा है मैं वो स्किप कर देती हूँ। जो चीज़ मेरा खाने का दिल नहीं है मैं नहीं खा रही होती, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने वो नहीं खाई। लेकिन मेरी बॉडी को उसकी ज़रूरत थी, मेरी बॉडी उसको क्रेव कर रही थी, मैंने अपनी बॉडी को नहीं दी। बाय द एंड क्या होगा, मेरी बॉडी उस चीज़ को मेरे ब्लड से लेना शुरू करेगी, मेरी बोन्स से लेना शुरू करेगी। एट द एंड आपकी बोन्स जो है वो भुरभुरी हो जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कितनी बीमारियां, रिकेट्स, हम नाम लेना शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ एक अच्छी बॉडी देखने वाली चाहिए, हमें हेल्दी बॉडी नहीं चाहिए। जब भी पेशेंट्स आते हैं, किसी से भी आज तक किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, मैं उसके लिए क्या करूँ। हर कोई मुझे ये कह रहा था मेरे शोल्डर्स कम हो जाए, मेरी वेस्ट कम हो जाए, मेरी टांगें कम हो जाए, मेरे पाँव को ऐसे हो जाए। हर चीज़ को ये चाहिए, हमें ब्यूटी चाहिए। हम पूछ तो लेते हैं, जैसे अभी हम पहले ज़ैनब से बात भी कर रहे थे ब्रेक के दौरान, हम पूछ लेते हैं, लेकिन उस पर अमल करने वालों की आप रेशो कितनी देखती हैं कि कितने लोग आपसे पूछते हैं और उस पर अमल करने वाले कितने होते हैं? अच्छा, ये डाइट प्लान मुझे बताया गया है या फिर ये ग़िज़ाएँ मुझे बताई गई हैं कि इसमें विटामिन बहुत है, कैल्शियम के लिए ये लें, अमल कितना लोग करते हैं? 20 to 30% डे 1 पे, और डे 2, 3 या 10 डे 10 तक जाते जाते 10-15% बस रह जाता है। अच्छा। और स्पेशली वो लोग जो पे नहीं कर रहे होते वो बिल्कुल नहीं करते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एग्जैक्टली, फॉर ग्रांटेड हो जाता है, क्योंकि उनको होता है कि आप और मैं बैठे हैं, मैं बात करने को कुछ नहीं है, चलो यार डाइट ही बता दो।
वो उस चीज़ में मज़ा ले रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन हमारी बॉडी के लिए हमें ये चीज़ें कितनी अहम है, ये चीज़ें हमें तब रियलाइज़ होती हैं जब हम किसी बीमारी में चले जाते हैं या हम किसी चीज़ को चले जाते हैं। अब कोविड की आप बात कर रहे थे कि कोविड अगर हो गया है तो उसमें क्या ग़िज़ाएँ आप लें। अगर यही सारी ग़िज़ाएँ, विटामिन्स, मिनरल्स आप अपनी कोविड में मेंटेन करेंगे तो जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स लोगों में देखे जा रहे हैं वो नहीं आएंगे। हर इंसान के आफ्टर इफ़ेक्ट्स डिफरेंट हैं। किसी को ब्रेन को डैमेज किया है, किसी के लिवर को डैमेज किया है, किसी के लंग्स को, किसी की किडनीज़ को, बेशुमार बीमारियाँ, किसी की स्किन को ख़राब कर दी है, किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया कि बाल दोबारा ग्रोथ हो नहीं रही। ये क्या है? ये सिर्फ वीकनेस है। बिल्कुल, ये है कि हम खाते कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि बस मेरे सामने पड़ा रहे और वो खुद ही से मेरी बॉडी में चला जाए, मैं खुद उसको कंज्यूम नहीं करूं। हमें अगर कहा जाए ना आउटर ग्रोथ के लिए ये चीज़ें लगा लो, हम फ़ौरन से तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। खाने के लिए हम नहीं खाएंगे, हमें होगा कि यार खाया तो था, कल खाया था ना। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है, रात को मैंने बहुत हैवी मील लिया था और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो तो सारी रात में यूज़ हो गया, अब बॉडी को अगले दिन नई चीज़ चाहिए। बिल्कुल ठीक है ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले हिस्सा बनी और आप हमें बता रही थी कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। अमल भी कीजिएगा, 20-25% में आइएगा पहले, फिर वो जो 10-15% है उनमें आइएगा और अमल लाजमी तौर पर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ सुनने से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक अब अमल नहीं कर रहे होंगे। आखिर में हमने बात करनी है क्रिकेट की। बिल्कुल, क्रिकेट की हम बात करेंगे और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ आज दूसरे और सीरीज़ के आखिरी टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। अगर बात की जाए जमैका में बारिश से मुतासर होने वाले एक रोज़ा प्रैक्टिस सेशन के बाद खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की है। नेट में बॉलिंग बैटिंग की खामियां दूर करने की भी कोशिश की गई है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस तो की गई है, लेकिन अब पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो सीरीज़ बराबर हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान हार जाता है या मैच ड्रॉ हो जाता है तो पाकिस्तान ये सीरीज़ भी हार जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी कुछ हम बात करेंगे, फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ है उस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार भी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। किस तरह से देख रहे हैं कि पिछला मैच चले बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैच हो गया था कि लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, बड़ा बेहतरीन मैच था। इस मैच में पाकिस्तान को क्या करना होगा? जी वालेकुम सलाम, आप सबको भी सुबह खैर। और यकीनी तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जैसे आपने कहा कि बड़ा क्लोज मैच हुआ था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को बैटिंग में स्पेशली बहुत मेहनत की जरूरत है। आपको वेस्ट इंडीज की इस टीम को मैं समझता हूँ आपको इतना क्लोज मैच लाना ही नहीं चाहिए था। ये मैच आपको बहुत पहले अपनी बैटिंग की वजह से आपको जो है वो चले, अब जो हुआ सो हुआ, कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी तगड़ी टीम है, चाहे वो अपने होम ग्राउंड पे क्यों ना खेले। तो ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की टेस्ट की। और आई थिंक आज के मैच में देखिए 11 क्या होती है, क्योंकि खबरें आ रही है कि यासिर शाह की जगह नुमान अली को खिलाए जाने का इम्कान है, लेकिन असल मसला हम तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग है। क्योंकि अगर आप रन नहीं करेंगे, अगर बाबर आजम रन नहीं करेंगे, अजहर अली सबसे सीनियर बैट्समैन है, वो रन नहीं करेंगे, तो आपकी बैटिंग बॉलिंग में आप यासिर शाह की जगह नुमान अली को ले आए या कोई और तब्दीली। पाकिस्तान को कम से कम 300 रन बनाने होंगे पहले इनिंग्स में या दूसरी इनिंग्स में, क्योंकि पाकिस्तान अगर 200-225 रन करेगा तो फिर आप इस बैटिंग से जो है वो आपका टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अब्दुल गफ्फार साहब, अगर हम इमरान भट्ट की बात कर लें, वैसे तो अपने बल्ले से इतना मुतासर नहीं कर सके, लेकिन उनकी अगर हम बात करें स्लिप फील्डिंग की तो वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आई है। और हम बात करें अगर टेस्ट सीरीज़ की, तो अगर करियर के पहले 5 मैचेस में 15 कैचेस पकड़े हैं उन्होंने। ये 100 साल हिस्ट्री में दूसरे खिलाड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ मुझे लगता है क्रिकेट की तारीख के पहले फील्डिंग का ऑलराउंडर बन गए वो, लेकिन वो ऑब्वियसली बैटिंग करना है, क्योंकि इमरान भट्ट यकीनी तौर पर बहुत अच्छे स्लिप फील्डर है, वन ऑफ द बेस्ट अभी उनको पाकिस्तान के कहा जाता है, लेकिन ये उनकी सेकेंडरी जॉब है। आपको जो है वो एज अ ओपनिंग बैट्समैन रन्स करना है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो उनको बड़े मौके मिले हैं उनके मुकाबले में। शान मसूद को या उनके अलावा जो दीगर बैट्समैन है, शफीक बहुत अरसे से ड्रॉप होके बैठे, लकी है कि इनको मोहम्मद वसीम के चीफ सेलेक्टर ने पूरा चांस दिया। ये नहीं कह सकते अब कि मुझे चांस नहीं मिला, ये तो उनके लगातार 6-7 मैचेस मिल गए, लेकिन आई थिंक ये उनके कैरियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आबिद अली रन नहीं कर पा रहे, मैं ये बात करूंगा कि अगर आपने टेस्ट मैच जीतना है तो बॉलिंग तो चले बात, आपको बैटिंग में कुछ करना पड़ेगा। और इमरान भट्ट और आबिद अली कारकर्दगी के हवाले से बड़ी अहमियत क्या मिले। ठीक है, बाबर आजम की बात करें तो बाकी तो बैटिंग को हम देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम रेड बॉल की बात करें तो बाबर आजम भी उस तरह से अब मुतासर करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो मसला क्या है इसमें, क्यों वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हमें T20 और ODIs में नजर आती है?
हमजा आई थिंक बड़ा आपको ना बगौर जायजा लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा जूम आउट करें, पाकिस्तान बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलता है और जैसे ना वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, यानी कि लगातार 3 मैचेस नहीं हम खेलते हैं, 2 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, फिर लंबा गैप आता है। आपको पता है इस साल वर्ल्ड कप है तो इवन वेस्ट इंडीज के अंदर भी आप देखें ना 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2 मैचेस में कन्वर्ट हुई। इंग्लैंड में भी आप वो वनडे इंटरनेशनल और T20 खेल कर आए, तो बहुत लंबा गैप आ गया है। टेस्ट स्पेशलिस्ट आपके पास जो 2-3 मौजूद हैं, आबिद अली हैं, इमरान भट्ट हैं, अजहर अली हैं, ये 4-4, 5-5 महीने के गैप से टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम इस हालात में बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टेबल होना, कि आपकी तो पहले ही ना हो और फिर टेस्ट मैचेस कम मिल रहे हो। और आपने बिल्कुल बाबर आजम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, आई थिंक उनको स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बगैर या अजहर अली के बगैर ये टेस्ट टीम की जो बैटिंग लाइन है तो बिल्कुल ही जो है वनरेबल। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो PCB ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दी जाएगी। वो कौन से सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनको रेस्ट दिया जाएगा? देखिए कल मोहम्मद रिजवान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल हुआ था, तो बाकी तस्दीक की कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में ना सिर्फ वो बल्कि शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और बाबर आजम वो रेस्ट करना चाहेंगे। आई थिंक ठीक फैसला है, क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप का साल है, बैक टू बैक क्रिकेट है, अफगानिस्तान की टीम इतनी को तगड़ी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है कि आपको फिर भी कोई ना कोई ऐसा बैकअप नहीं सकता। देखिए हर वो टीम जरूर खिलाड़ियों को रेस्ट कराती है जिसके पास बैकअप बड़ा अच्छा हो, तो आप आपने ऐसा चांस देना, ऐसा ना हो कि आप श्योर ना हो। पहले तो आप ये फैसला कर लें हमजा, मेरे ख्याल में क्रिकेट फैन को तो चले बाद में समझ में आएगी, पर सिलेक्टर और कप्तान और कोच ये फैसला कर लें कि क्या हम सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट करा के अफगानिस्तान को हरा। ऐसा ना हो कि अगर आप देखें तो शायद वनडे में तो स्ट्रॉन्ग नहीं, कि T20 बड़े स्ट्रॉन्ग है, यहाँ बारह वनडे मैच हो रहे हैं, तो फैसला तो ठीक है, लेकिन देखना ये होगा कि हमारे जो बैकअप है क्या वो इस काबिल है खिलाड़ियों को रिप्लेस करके अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस भी जितवा सकते। बिल्कुल, अफगानिस्तान की टीम में तो बॉलर्स और बैट्समैन जितने भी हम देखें तो बड़े खतरनाक किस्म के हैं वो। अच्छा ठीक है गफ्फार भाई, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर जो हैं उनमें कुछ अनबन हुई है शुएब मलिक की सिलेक्शन को लेके, आप तक क्या खबरें? हुआ है ऐसा, क्योंकि अगर आप देखें तो बाबर आजम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब वो पाकिस्तान की वनडे टीम और T20 टीम के वाले से बात कर रहे थे, तो उन्होंने इशारा दिया था कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर को रखना चाहते हैं। हफीज तो चले मौजूद है T20 के अंदर, शुएब मलिक की तरफ देखें ना तो उनकी बात हर कोई कर रहा है, सिर्फ ये नहीं कि खबरों में आई है, लेकिन आप देखें कि परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी थी, अपनी मीरपुर रॉयल के लिए बड़ा अच्छा खेले, फिट हैं, T20 में दुनिया भर की लीग खेलते हैं, और उस पर सोने पर सुहागा ये कि पाकिस्तान की T20 टीम में उस स्लॉट के लिए और कोई चॉइस दिखाई ही नहीं दे रही। आपने आसिफ अली को ट्राई किया, इफ्तिखार को ट्राई किया, आपने फजल शाह को ट्राई किया, अब कोई लड़का वहाँ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था। ऐसे में ऑटोमेटिक लोगों के ज़हन में चॉइस आती है शुएब मलिक की। बट आप ठीक कह रहे हैं, जो खबरें हैं वो मेरे पास भी यही पहुंची है कि बाबर आजम तो चाहते हैं कि एक डिवीजन हो जाए, बट मोहम्मद वसीम मूव ऑन करना चाहते हैं, समझते नहीं शायद सेलेक्टर जो है ना वो यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। आप देखें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में आप बहुत सारे यंगस्टर ट्राई आउट करेंगे, शायद यहाँ पे कोई लड़का परफॉर्म करता है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि शुएब मलिक की फिलहाल जो पाकिस्तान की टीम में वापसी है फिलहाल फौरी तौर पर दिखाई नहीं दे रही, बट शायद आने वाली सीरीज में अगर हमें उसी स्लॉट यानी कि नंबर 5 और 6 के लिए कोई प्लेयर ना मिल सका, तो यू नेवर नो, आपको पता है कि हमेशा वर्ल्ड कप से पहले अचानक से हमारे सीधे वापसी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे और हम उम्मीद करते हैं आज से जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच है, ये पाकिस्तान बेहतरीन खेल पेश करे और पाकिस्तान जीते और ये सीरीज़ कम अज़ कम बराबर हो सकेगी, और हम उम्मीद करते हैं हमारी बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।